नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारा सिंह तोमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सांची बात टीएस तोमर के साथ। तो पेश है हमारा खास यूट्यूब ब्लॉग, जिसमें आज हम बात करेंगे नेपाल के उस राजनीतिक और सामाजिक संकट की जिसने पिछले कुछ दिनों में पूरे देश को हिला के रख दिया है। दोस्तों, केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता ने एक नया रूप ले लिया है। इस्तीफे को लगभग 60 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अंतरिम प्रधानमंत्री का फैसला अभी भी नहीं हो सका है। आज सुबह फिर से बातचीत का एक नया दौर शुरू हुआ है। कल दिन भर हुई वार्ताओं के बावजूद सहमति नहीं बन पाई थी। अब अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर होने वाली अहम बैठक को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए टाल दिया गया है। इसी बीच खेल जगत से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। नवंबर में भारत में होने वाले पहले महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप के टूर्नामेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पहले काठमांडू को पाकिस्तान के मैचों के लिए न्यूट्रल वेन्यू चुना गया था, लेकिन अब काठमांडू को न्यूट्रल पैलेस नहीं रखा जाएगा। पाकिस्तान की मेजबानी के लिए किसी वैकल्पिक जगह पर विचार किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 11 से 25 नवंबर तक आयोजित होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट के मैच दिल्ली और बेंगलुरु में खेले जाने थे। इस बीच नेपाल में हिंसा और उथल पुथल का दौर जारी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ट्वीट कर बताया है कि नेपाल में फंसे 23 उड़िया लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। नेपाल में अब तक मरने वालों की संख्या 51 हो गई है। हालात को नियंत्रित करने के लिए सेना प्रमुख अशोक राज सिंगडेल, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह रावत और सीपीएन नेताओं के बीच आज राष्ट्रपति भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने के भी इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। नेपाली सेना के अनुसार काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो आज शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और शनिवार को रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक फिर लागू किया जाएगा। नेपाल से गया जी आने वाली 100 बसें कैंसिल कर दी गई हैं। श्रद्धालु अब निजी साधनों से गया जी पहुंच रहे हैं, लेकिन करीब 30,000 श्रद्धालु अभी भी वहीं रुके हुए हैं। नेपाल की बिगड़ती स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र है। सांसद विरोध प्रदर्शनों को लेकर दुनिया के कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चिंता जताई है। भारत ने कहा है कि यह नेपाल की स्थिति पर करीबी नज़र बनाए हुए है और सभी मतभेदों का समाधान बातचीत से होना चाहिए। चीन ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नेपाल हमारा करीबी दोस्त और पड़ोसी है और हमें विश्वास है कि नेपाल खुद अपने आंतरिक मामलों को सुलझा लेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के दूतावासों ने एक संयुक्त बयान जारी कर हिंसा की निंदा की है, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशीला कार्की की देश की अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर लगभग सहमति बन गई है, लेकिन संसद को भंग करने या न करने पर अभी भी विचार जारी है। इधर राष्ट्रपति पौडेल संसद को भंग करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, जबकि सुशीला कार्की का तर्क है कि संविधान के अनुसार गैर सांसद को प्रधानमंत्री बनने से पहले संसद का भंग होना जरूरी है। इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में और भी हलचल मचा दी है। इधर नेपाल के युवाओं और सेना के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सुशीला कार्की के भारत समर्थक होने के आरोपों ने भी युवा प्रदर्शनकारियों के बीच मतभेद पैदा कर दिए हैं। कल सुशीला कार्की के नाम पर जेएनजेड युवाओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे और हिंसा की स्थिति पैदा हो गई थी। नेपाल हिंसा में अब तक 51 मौतें हो चुकी हैं और लगभग 2000 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
अंतरिम प्रधानमंत्री पद के 4 प्रमुख दावेदार हैं: सुशीला कार्की, बालेन शाह, कुलमान घिसिंग और हरक साम्पांग, जिसमें सुशीला कार्की भ्रष्टाचार की विरोधी तथा 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में BHU से मास्टर की डिग्री हासिल की है। बालेन शाह काठमांडू के मेयर, इंजीनियर, रैपर और युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय हैं। कुलमान घिसिंग लाइटमैन, जिन्हें नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को घाटे से मुनाफे में बदलने का श्रेय प्राप्त है। और चौथे हरक सम्पांग धरन के मेयर हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा कर रहे हैं तथा सोशल मीडिया पर युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय हैं। अब हम बात करते हैं हिंसा की शुरुआत की। 4 सितंबर 2025 को सरकार ने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब समेत 20 से ज़्यादा वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ 8 सितंबर को हजारों युवा सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने पूरे शहर में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था। हिंसक वारदातों को रोकने के लिए सेना ने कमान संभाल ली थी। इस समय काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है। सेना ने राजधानी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। इन हिंसक प्रदर्शनों के दौरान नेपाल की जेलों में भी कैदियों द्वारा बहुत उत्पात मचाया गया। चितवन के भरतपुर जेल से 46 महिलाओं सहित 740 कैदी भाग निकले थे। अब तक देश की 24 से अधिक जेलों से लगभग 15,000 से ज़्यादा कैदी भाग चुके हैं तथा इस हिंसा में कई कैदियों की मौत भी हो गई है। इस उपद्रव का नेपाल भारत सीमा पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ा है। सीमा पर स्थित सभी सीमा शुल्क कार्यालयों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब नेपाल सीमा पर स्थित भैरहवा सीमा शुल्क कार्यालय को आंशिक रूप से खोलकर जरूरी वस्तुओं का आवागमन शुरू कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा वहां भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी, जिससे उक्त कार्यालय को भी पहले बंद कर दिया गया था। राजधानी काठमांडू के सबसे ऊंचे होटल हिल्टन होटल में भी आग लगा दी गई थी। यह होटल नेपाल के महत्वपूर्ण होटलों में से एक है। यह 5 स्टार होटल 5 अरब रुपए की लागत से बनाया गया था। नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन के मुताबिक नेपाल दंगे से हुए नुकसान के कारण बीमा कंपनियों को लगभग 51 अरब रुपए के क्लेमों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा भाट भटैनी सुपरमार्केट, एनसेल, CG इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लोबल कॉलेज, सुजुकी शोरूम जैसे कई कारपोरेट और सरकारी भवनों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इधर राष्ट्रपति पौडेल ने संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श शुरू कर दिया है। संविधान विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ही वे तय करेंगे कि बिना संसद भंग किए सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है या नहीं। सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और देश में चुनाव कराने में मदद करना उनकी प्राथमिकता होगी, लेकिन फाइनल ऐलान अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, यही थी नेपाल में राजनीतिक संकट और हिंसा की पूरी कहानी। देश अभी भी अस्थिर है, लेकिन बातचीत और संवैधानिक प्रक्रिया से स्थिति सुधरने की उम्मीद की जा रही है। आपको हमारा ये अपडेट कैसा लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप पाएं हर अपडेट सीधे हमारे ब्लॉग से। तो दोस्तों, मैं तारा सिंह तोमर अब आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद।